एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम 6th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले बॉक्सेस में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी हमने पहले ग्रहों के बारे में पढ़ा। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं चारों तरफ सूर्य के, और जो उपग्रह होता है वो ग्रहों के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर एक ग्रह, अगर ये चंद्रमा इसका जो उपग्रह होगा वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। इस तरह से उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह जो होते हैं, कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों का, इन सैटेलाइट्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनकी जानकारी लेने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। रॉकेट की हेल्प से हम मानव निर्मित उपग्रह को, सैटेलाइट को, मैन मेड सैटेलाइट जो होते हैं उसको अंतरिक्ष में भेजते हैं, और फिर पृथ्वी की कक्षा में, जहाँ पर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कक्षा हम उसको कहते हैं, उसमें इसको स्थापित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इनसेट, IRS, एडुसेट आदि ये भारतीय उपग्रह, भारतीय सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट्स हैं। इनसेट, IRS और एडुसेट ये हमारी स्पेस में फिक्स की गई हैं भारत के द्वारा। यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है कि किस तरीके से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण, पहले रॉकेट से हम, फिर यहाँ पर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये सैटेलाइट को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, मून की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारी अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। डायामीटर जो होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर इसका डायामीटर ये है पूरा, तो इसका 4th पार्ट, अगर हम इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दें, तो मून जो है वो इतना, कि ये इतना डायामीटर है। इसका 1/4 पार्ट जो है वो मून का डायामीटर होता है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग जो साइज़ है मून का वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमें मून पृथ्वी से देखने पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो चांद है वो हमें, हमारी पृथ्वी के लगभग बहुत ज़्यादा पास है, और ये डिस्टेंस लगभग कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। अब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। अब जैसे सभी प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से हमने पढ़ा कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। 27 डेज़ में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। 27 डेज़ में ही वो पृथ्वी का राउंड लगाता है, ये अर्थ है, और इसका राउंड कंप्लीट करने में 27 डेज़ लगते हैं मून को, और वो अपने अक्ष पर खुद यूँ घूमता है, पूरा कंप्लीट करता है, उसमें भी उसको 27 डेज़ लगते हैं। इसी वजह से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, हम एक ही साइड देख पाते हैं मून की, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाना और खुद के अक्ष पर चक्कर लगाने का टाइम, जो ड्यूरेशन है वो मून की सेम है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत,
मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कई बार हमने देखा होगा कि हम मून में अलग अलग इमेजेस को देखते हैं, हम बातें करते हैं, बच्चे भी बातें करते हैं, देखो आज चांद में ये शेप दिखाई दे रही है, आज चांद में ऐसा कुछ बना हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ होती है, चंद्रमा की सतह पर जो मैदान होता है, गड्ढे होते हैं, उनमें जो शेडो बनती है उसकी वजह से हमें वो पिक्चर्स इस तरीके से दिखाई देती है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब तारों, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसे सन का जो राउंड लगाते हैं ये सन में मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह होंगी उसके बीच ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह में पाए जाते हैं। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको इमेज की हेल्प से। ये देखिए, यहाँ पर ये मार्स है और ये जुपिटर, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। इसके बीच में जो छोटे छोटे ये पट्टी है, ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इन दोनों की कक्षाओं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो प्लैनेट्स के ही कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत सालों पहले विस्फोट की वजह से ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सन के चारों तरफ जो राउंड लगाते हैं वो उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि ये उल्कापिंड अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। और जब वो पृथ्वी की इतनी स्पीड से इतने पास आते हैं पृथ्वी के, उस समय पे घर्षण होने की वजह से ये जल जाते हैं गर्म होके। फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और उस जलने की वजह से एक चमकदार लाइट उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है और ये जो उल्का होते हैं उल्कापिंड वो कभी कभी बिना पूरा जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और पृथ्वी पर उसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? कई बार हमें बहुत ही सारे स्टार्स दिखाई देते हैं एक ग्रुप में फैले हुए। यह लाखों तारों का समूह होता है। इसमें बहुत सारे लाखों में तारे होते हैं और इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, मिल्की वे। इसको हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया, ये जो स्टार्स हैं इतने सारे एक साथ है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत लाखों की संख्या में, हम गिन भी नहीं पाते। ये हमारी कहलाती है आकाशगंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का भाग है और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस आकाशगंगा का, मिल्की वे का ही पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। और इस आकाशगंगा को हम पहले प्राचीन भारत में लोग क्या कहते थे? इसको किससे कंपेयर किया गया था? प्रकाश की एक बहती हुई नदी से, कि लाइट की एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है आसमान में। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा और इस वजह से इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, बादल हैं और गैस है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब जो ये आकाशगंगाएं होती हैं, अलग अलग बहुत सारी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए कि एक आकाशगंगा में इतने सारे तारे होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे तारे होंगे जो हम रात को आसमान में देख पाते हैं। तो इतने सारे तारे हैं जिन्हें हम
ना तो काउंट कर पाते और एक साथ हम इन तारों को देख भी नहीं पाते। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अभी भी इस खोज में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के खोज की वो अभी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मांड का रिलेशन बताया गया है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी जो है एक सौरमंडल का पार्ट है, सौरमंडल आकाशगंगा का पार्ट है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का। तो इस तरीके से ये हमारी एक साइकिल बनी है जिसे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं ब्रह्मांड से। होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।